हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग मासलेस स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। मासलेस स्प्रिंग का यूज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में या फोर्स रिलेटेड कैसे करते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम यहाँ डायग्राम दिख रहा है, इस स्प्रिंग के पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है। या तो नेचुरल लेंथ में बोलेंगे या फिर इस स्प्रिंग के स्टेट को हम लोग टेंशन फ्री स्टेट बोलते हैं। टेंशन फ्री स्टेट। अगर स्प्रिंग पर ना ही इलोंगेट करने के लिए फोर्स लगाया गया है, मतलब स्प्रिंग के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए फोर्स लगाया गया है, ना ही स्प्रिंग के लेंथ को डिक्रीज करने के लिए फोर्स लगाया गया है, तो यहाँ जब कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तो स्प्रिंग जिस स्टेट में होता है उस स्टेट को बोलते हैं कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ के स्टेट में है या टेंशन फ्री स्टेट में है। अब यहाँ देखिए अगले डायग्राम में, यहाँ स्प्रिंग को दोनों तरफ से छोटा करने का कोशिश किया गया है। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग के लेंथ को कम करने का कोशिश किया गया है या कम किया गया है, तो स्प्रिंग जिस स्टेट में आया इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड स्टेट या कंप्रेस्ड स्प्रिंग। और यहाँ देखिए पकड़ के पुल कर लिया गया है, मतलब स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ा दिया गया है इस डायग्राम में, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग या इलोंगेटेड स्प्रिंग। इसी को हम लोग इलोंगेटेड स्प्रिंग भी बोलते हैं, इलोंगेटेड स्प्रिंग। तो ये तीनों स्टेट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये नेचुरल लेंथ या टेंशन फ्री स्टेट, जब लेंथ छोटा कर दिया गया नेचुरल से तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और जब लेंथ बढ़ा दिया गया तो इलोंगेटेड स्प्रिंग या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। यही तीन स्टेट हम लोगों को जानना है स्प्रिंग के बारे में। अब यहाँ देखिए, ये आपका नेचुरल लेंथ है, ये जो स्प्रिंग का स्टेट है ये नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ बीच वाला स्प्रिंग। अगर हम लोग नेचुरल लेंथ का वैल्यू एल एज्यूम कर ले, इसी को अनस्ट्रेंड लेंथ भी कहते हैं, जब कोई फोर्स नहीं लगाया गया है ना ही लेंथ बढ़ाने के लिए ना ही लेंथ घटाने के लिए। अब इस नेचुरल लेंथ का लेंथ अगर हम लोग एल एज्यूम कर लें तो देखिए इस केस में स्प्रिंग के इस फ्री एंड को पकड़ के पुल किया गया, खींचा गया है। यहाँ दिख रहा है डायग्राम एफ अप्लाइड राइट साइड लग रहा है, जिस कारण लेंथ बढ़ गया। तो ये लेंथ अगर एल था, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो एल ही रहेगा। तो टोटल लेंथ हो गया कितना आपका एल प्लस एक्स। अब इस स्प्रिंग के लेंथ को कितना से बढ़ा दिया गया, एक्स से बढ़ा दिया गया। क्लियर दिख रहा है, नेचुरल लेंथ एल था, एल एक्स बढ़ गया लेंथ। तो इस स्प्रिंग में हम लोग इलोंगेशन मेजर करते हैं, इलोंगेशन या एक्सटेंशन इसको लिखते हैं। और कितना होगा तो इंक्रीज इन लेंथ, फाइनल लेंथ नहीं, इंक्रीज इन लेंथ, कितना से लेंथ इंक्रीज किया है। तो पहले था एल और अब हो गया एल प्लस एक्स, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ एक्स, यही इलोंगेशन कहलाएगा या एक्सटेंशन भी बोलते हैं इसको। यहाँ देखिए, यहाँ इस स्प्रिंग को पुश किया गया है, इधर की ओर ढकेला गया है पीछे की ओर, जिस कारण इसका लेंथ घट गया। अब ये लेंथ अगर एल था और एक्स से इसको पुश कर दिया गया तो ये कितना बचा, एल माइनस एक्स बच जाएगा स्प्रिंग का लेंथ। अब यहाँ देखिए नेचुरल लेंथ से ये स्प्रिंग का लेंथ कम हो गया, घट गया। कितना से घटा, क्लियर डायग्राम में दिख रहा है, एक्स से घटा। तो जो एक्स अमाउंट है जितना से डिक्रीज किया है लेंथ, इस एक्स को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन इन स्प्रिंग या सिंपली कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। यही तीन स्टेट है जो भी पिछला फिगर में भी देखे हम लोग। और ये नेचुरल लेंथ, ये इलोंगेटेड स्प्रिंग और ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जितना से लेंथ इंक्रीज करेगा वो इलोंगेशन कहलाएगा, जितना से लेंथ डिक्रीज करेगा वो कंप्रेशन कहलाएगा। अब आइए हम लोग हुक्स लॉ पढ़ते हैं। जिस लॉ के हिसाब से स्प्रिंग फोर्स लगाता है वही हुक का दिया हुआ है, इसीलिए इसको हुक्स लॉ कहा जाता है। अब देखिए शुरू में ही टॉपिक में हम लिखे थे, नाम ही देखिए यहाँ, मासलेस स्प्रिंग। अगर मासलेस स्प्रिंग है, ऐसे सोचिए मासलेस कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करें हम लोग एफ इक्वल्स एम में, और मास ही जीरो है, मासलेस है, तो राइट साइड तो हमेशा जीरो हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स स्प्रिंग पर ऑलवेज जीरो होगा। अब यहाँ जो केस देखे हम लोग इस डायग्राम में, स्प्रिंग को इलोंगेट करने के लिए भी फोर्स लगाया जा रहा है और कंप्रेस करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जब मासलेस स्प्रिंग हम लोग पढ़ रहे हैं
तो मासलेस स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा और एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंट जो पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, ये दोनों फोर्स ऑलवेज क्या होगा, बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट force F required to compress or extend a spring by some distance x is directly proportional to that distance। अब देखिए यहाँ जो फोर्स लगाया जा रहा है इलोंगेट करने के लिए या कंप्रेस करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है। अब ध्यान से जरा देखिए स्प्रिंग के बारे में। अगर ये स्प्रिंग है और इसको पुल कर रहे हैं, ये मासलेस स्प्रिंग है, तो यहां पर जो फोर्स लगाएंगे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, इसी का जिक्र किया गया है यहाँ। फोर्स रिक्वायर्ड टू कंप्रेस और एक्सटेंड ए स्प्रिंग बाय सम डिस्टेंस एक्स, इसी एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र किया गया है इस स्टेटमेंट में। और यही फोर्स स्प्रिंग फोर्स भी होगा, एफ स्प्रिंग। और चूंकि मासलेस है तो ऑलवेज स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, मासलेस स्प्रिंग के केस में ये दोनों फोर्स ऑलवेज इक्वल होगा। तो अब देखिए हुक्स लॉ क्या कह रहा है। Hooke's law states that the force F required to compress or extend a spring by some distance x is directly proportional to that distance provided the elastic limit is not exceeded। सबसे पहले तो ये जो हुक्स लॉ वैलिड है, ये इलास्टिक लिमिट के इनसाइड वैलिड है, मतलब अंडर इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट को आप लोग को हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे स्प्रिंग आप लोग बहुत देखे होंगे बचपन से लेके अभी तक। ये मान लीजिए पेन में भी स्प्रिंग रहता है, वही पेन वाला पतला सा स्प्रिंग है, छोटा सा स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को हम लोग यूज करें तो इसको एक्सटेंड करके वायर बना देंगे, और अगर छोड़े इसको तो फिर से वापस स्प्रिंग नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट में नहीं रहा। अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है, अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब याद रखिएगा, जैसे स्प्रिंग में इस डायग्राम में देखिए हम लोग जो फोर्स लगाए इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेज। मतलब स्प्रिंग के शेप को बदलने वाला जो फोर्स है वो डिफॉर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एफ अप्लाइड। जो लिखा गया है ये कहलाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए अंडर इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद अगर स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए तो ये सारा सिचुएशन अंडर इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। लेकिन अगर जैसे स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिए हम अभी, मासलेस स्प्रिंग है, अगर इसको हम लोग पुल करें पेन वाला स्प्रिंग को, एक वायर बना देंगे और छोड़ेंगे तो वापस स्प्रिंग नहीं बनेगा, ये बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हो गया। मतलब जब तक ये वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तभी तक अंडर इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। अगर ये अपने नेचुरल लेंथ में नहीं आ पाता है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी, तब ये बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हो जाएगा, तब के लिए हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ये अंडर इलास्टिक लिमिट के लिए ही वैलिड है। अब ध्यान से देखिए, अगर चेंज इन लेंथ एक्स है तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी एक्स होगा, जो इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। अगर ये पॉइंट एक्स से डिस्प्लेस किया तो इस स्प्रिंग का लेंथ एक्स से इंक्रीज कर जाएगा, इलोंगेशन एक्स हो जाएगा। अगर इधर की ओर फोर्स लगाते, पुश करते इसको, तो एक्स से अगर डिस्टेंस घटता तब भी इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक्स ही होता और तब कंप्रेशन एक्स कहलाता। तो हम लोग स्प्रिंग फोर्स लिख लेते हैं, एफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो डिस्प्लेसमेंट कहिए इस एंड का, या तो इलोंगेशन या कंप्रेशन कहिए स्प्रिंग का, दोनों एक ही बात है। और अब यहां से स्प्रिंग फोर्स हम लोग लिख लेंगे, एफ स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल्स के एक्स, जहां के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहां देखिए इसमें लिखा हुआ भी है के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखिए यहां जो इस एक्सप्रेशन में मैथमेटिकली दिस इज एक्सप्रेस्ड एज एफ इक्वल माइनस के एक्स, यहाँ देख रहे हैं आप माइनस के एक्स, और हम यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लिखे प्लस के एक्स लिखे हैं। हम यहाँ स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखे हैं। स्प्रिंग कितना फोर्स से इस एंड को, इस जंक्शन को पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, हम ये फोर्स लिखे हैं। यहाँ जो लिखा गया है मैथमेटिकली दिस इज एक्सप्रेस्ड एज एफ इक्वल माइनस के एक्स, ये इसके टर्म में लिखा गया है। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया फोर्स हमेशा एक्स के अपोजिट होगा। या ऐसे सोचिए कि अगर स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड के एक्स हो गया तो ये के एक्स और ये एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इस डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए यहाँ क्या लगाया गया है, माइनस लगाया गया है। वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो बताए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ गया।
ए मेजर ऑफ ए स्प्रिंग स्टिफनेस, ये भी बोला जाता है के को स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स अपोजेज द डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग फोर्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है। एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में भी बात समझाई दी आप लोगों को, ये पुल करने वाला फोर्स है जो इसको इलोंगेट कर रहा है या जो कंप्रेस करेगा, तो यही आपका स्प्रिंग फोर्स होता है। आप लोग सिंपली याद रखिएगा कि स्प्रिंग फोर्स एफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑलवेज क्या होगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट के और इनटू इलोंगेशन या कंप्रेशन एक्स। अब यहां देखिए, मासलेस स्प्रिंग ऑलवेज एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट टू एंड्स। मासलेस स्प्रिंग जो है ये हमेशा दोनों एंड पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसको चाहे हम एक्सटेंड करें चाहे हम कंप्रेस करें। जैसे देखिए यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इस स्प्रिंग का मान ले के और इलोंगेशन इसमें हुआ एक्स, क्योंकि इसको इलोंगेट किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है दोनों तरफ से, तो ये जो डायग्राम में एरो से दिखाया गया ये एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है एफ, ये भी एफ। अब स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। अभी हम लोग देखें, अगर एक्सटर्नल एजेंट इसको इलोंगेट कर रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है, तो स्प्रिंग इसको इधर की ओर खींचेगा, और अगर इसको एक्सटर्नल एजेंट पुश कर रहा है तो स्प्रिंग इसको इधर की ओर ढकेलेगा। यही सिचुएशन यहाँ देखते हैं, तो ये के एक्स हो गया आपका इस डायरेक्शन में, और इस एंड पर भी के एक्स आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, मासलेस स्प्रिंग है, दोनों एंड पर जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड के एक्स और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। इस सिचुएशन में देखिए एक्सटर्नल एजेंट जो है इसको लेंथ को कम कर रहा है, दोनों तरफ से पुश कर रहा है ढकेल के। ये अगर एफ है तो ये मासलेस स्प्रिंग जो है ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा के एक्स, और इधर की ओर फोर्स लगाएगा यहाँ से भी के एक्स। यहाँ भी स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लीजिए और कंप्रेशन यहाँ एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ भी ध्यान से देखिए, स्प्रिंग दोनों एंड पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया है, डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। यही मासलेस स्प्रिंग का फोर्स होता है। अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअल में स्प्रिंग कांस्टेंट के जो होता है ये चार चीजों पर डिपेंड करता है, बाकी तीन फैक्टर्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए बाकी तीन फैक्टर्स यहाँ नहीं बताया गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है ये रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर, कोई भी स्प्रिंग बनेगा तो वायर से ही बनेगा। वायर को ही हेलिक्स के फॉर्म में अगर हम लोग मोड़ के रख लें तो वही क्या बन जाएगा, स्प्रिंग कहलाएगा। तो जो उस वायर के रेडियस पर भी स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है। यही स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के रेडियस, ये जो आपका दिख रहा है सर्कुलर पार्ट, इसका डायमीटर ये हुआ, ये लेंथ डायमीटर हुआ, इसी का हाफ कर देंगे रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ स्प्रिंग पर भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्प्रिंग। और तीसरा फैक्टर होता है मेटेरियल, मेटेरियल ऑफ वायर, वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर सेम शेप और साइज का स्प्रिंग हम लोग बनाएं, लेकिन अगर आयरन मटेरियल से बनाएं और सेम शेप और साइज का स्प्रिंग अगर हम लोग बनाएं और मान लीजिए एल्युमिनियम से बनाएं, तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हो जाएगा। मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, नेचर पर, स्प्रिंग के रेडियस पर और रेडियस ऑफ वायर पर, इन तीनों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन इन फैक्टर्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए इन तीनों के बारे में नहीं बताया गया है। और लेंथ के साथ स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज करता है, यहां देखिए के इंटू एल इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ये बात हमेशा याद रखिएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के और इंटू लेंथ ऑफ स्प्रिंग इक्वल्स के कांस्टेंट। यहाँ के यहाँ भी ले लिए हैं, तो चलिए इसको कांस्टेंट ही लिख लेते हैं सिर्फ, क्योंकि हम लोग बहुत बार स्प्रिंग को क्या दिया रहता है कि काट दिया गया दो पार्ट में, लेंथ का रेशियो दिया रहेगा या किसी भी तरह से ऐसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा जिसमें आपको लेंथ निकाला जा सके, और तब स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पूछ लेता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसी में ये छोटा सा फॉर्मूला है, के इंटू एल इक्वल्स कांस्टेंट लेंथ पर डिपेंडेंसी स्प्रिंग कांस्टेंट का, लिखे भी है यहाँ, स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन लेंथ एज। अब एग्जाम्पल में देखिए, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड लेंथ एल इज कट इन टू पार्ट्स। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है और लेंथ एल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पार्ट्स इज 3:5। अब देखिए इस स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, एक K1 आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट, एक K2 आ गया। तो देखिए ये जो लेंथ है आपका इस स्प्रिंग का, ये लेंथ कितना होगा, 3:5 है।
तो ये हो जाएगा 3L/8। रेशियो तो आप लोग जानते होंगे, अच्छे से सॉल्व करना जानते होंगे रेशियो को। सम ऑफ रेशियो हो गया 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, और 3 पार्ट है तो 3/8। ये फ्रैक्शन हो गया किसका 3 पार्ट, तो L लेंथ का 3 पार्ट, तो 3L/8 ये लेंथ हो गया। उसी तरह से अगर इस स्प्रिंग का लेंथ हम लोग निकालें तो ये हो जाएगा आपका 5L/8। अब देखिए सिंपल सा रूल है, सिंपल सा नियम है कि K इंटू एल, तो ओरिजिनल जो स्प्रिंग था बिना काटे उसका K स्प्रिंग कांस्टेंट, लेंथ है L, इक्वल्स ये जो K1 है पहला स्प्रिंग जो 3:5 में से फर्स्ट वाला 3 वाला रेशियो वाला जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और लेंथ हो गया 3L/8। अब यहाँ से देखिए अगर K1 हम लोग सॉल्व करें तो L तो कैंसिल हो जाएगा, K1 इक्वल्स आ जाएगा 8/3 इंटू K। ये K1 निकल गया इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह से K2 भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले ओरिजिनल स्प्रिंग के लिए हम लोग लिखें तो K और L का प्रोडक्ट तो KL हो गया, इक्वल सेकंड स्प्रिंग के लिए अगर लिखें तो K2 और लेंथ है 5L/8, फिर से L कैंसिल और K2 का वैल्यू आ गया आपका 8K/5। यही दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब इसी में एक और छोटा सा एग्जांपल लिया गया है, ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड लेंथ L इज कट इन n आइडेंटिकल पार्ट्स। n पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। फाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच न्यू स्प्रिंग, और हर एक जो पार्ट बना n पार्ट में बांटा गया। मतलब यहां से अगर देखें तो छोटा छोटा ऐसा ऐसा कितना पार्ट है, n पार्ट। तो एक पार्ट का लेंथ देखिए, हम लोगों को लेंथ से मतलब है, एक पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ L था और n पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसका लेंथ हो जाएगा L/n। अब अगर हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर लें तो ओरिजिनल स्प्रिंग के लिए K इंटू एल हो गया, और इक्वल्स एक पार्ट के लिए आ जाएगा आपका K डैश स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, और लेंथ हो गया कितना L/n। अब यहां से L कैंसिल हो जाएगा, और अगर K डैश का वैल्यू लिखे तो देखिए क्या आ गया, K n टाइम्स K। यही आपके किसी एक पार्ट का, और हर पार्ट चूंकि आइडेंटिकल है तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रह जाएगा। यही इस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। अब देखिए हम लोग स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, तो हम लोगों को स्प्रिंग का दो कॉम्बिनेशन जानना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों स्प्रिंग को लेटरली अगर कनेक्ट कर दिया गया लेंथ के लॉन्ग तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, और अगर पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से तो इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला तो आपको वैसे याद रखना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये कैसे ये फॉर्मूला लाया गया, मतलब डेरिवेशन इसका। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए इधर हम लोग फोर्स लगा दिए F इक्विलिब्रियम में, जिसकी वजह से फर्स्ट स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया x1 और सेकंड स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया x2। तो अब इस जंक्शन पर जरा देखिए, दोनों इलोंगेटेड स्प्रिंग है, तो ये इलोंगेटेड स्प्रिंग अपने लेंथ को छोटा करना चाहेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के बारे में याद रखिएगा, स्प्रिंग हमेशा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि वो अपने नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर सके। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि अपने नेचुरल लेंथ तक पहुंच सके। तो ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है, तो ये अपने लेंथ को घटाना चाहेगा, घटाने के लिए ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इनटू इलोंगेशन x1। उसी तरह से ये स्प्रिंग भी इलोंगेट हुआ है, तो ये भी अपने लेंथ को घटाना चाहेगा, घटाने के लिए ये स्प्रिंग इधर की ओर इस जंक्शन को पुल करेगा। फोर्स कितना होगा, तो K2 स्प्रिंग कांस्टेंट और इसमें इलोंगेशन x2 माने हैं। अब मान लीजिए ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम का है, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग लिख सकते हैं K1 x1 इक्वल्स K2 x2। अब देखिए इस ब्लॉक का अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लिखें तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग लिख सकते हैं राइट साइड F और ये स्प्रिंग। तो अभी हम लोग देखें दोनों इन पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है, तो ये ब्लू वाला जो स्प्रिंग है ये आपका राइट साइड जब इस इंड पर फोर्स लगा रहा था जरूर इस इंड पर लेफ्ट की ओर फोर्स लगाएगा, और मैग्नीट्यूड कितना, तो सेम ही रहता है K2 x2। अब यहां से अगर इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो K2 x2 इक्वल्स F। अब देखिए कॉम्बिनेशन जब हम लोग देख रहे हैं तो इन दोनों स्प्रिंग के बदले हम लोगों को एक स्प्रिंग लगाना होगा, तो एक स्प्रिंग के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, और नेट इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहाँ x इक्वल्स क्या होगा, x1 प्लस x2। तो K इक्विवेलेंट इंटू x1 प्लस x2,
और इक्वल्स एफ। अब यहाँ से अगर हम लोग x1 और x2 का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर लें तो देखिए x1 आ जाएगा आपका f/k1 और x2 आ जाएगा f/k2। और यहाँ अगर पुट कर दें तो इस k इक्विवेलेंट को यहाँ नीचे ले चलते हैं तो राइट साइड, पहले राइट साइड को लिख रहे हैं f/k इक्विवेलेंट इक्वल्स x1 का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है f/k1 और प्लस x2 का वैल्यू f/k2। अब f कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम इक्विवेलेंट होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लॉक भी वही रखेंगे, फोर्स भी वही रखेंगे, और तब ये दोनों स्प्रिंग मिलके इस ब्लॉक को जितना अलाउ किया जाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट जितना अलाउ किया दोनों मिलके, अगर अकेला सिंगल स्प्रिंग इसी ब्लॉक को इसी फोर्स की वजह से उतना ही अलाउ करे डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक में, तो फिर दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट हो गया। उसी का यूज किए हैं, अकेला जो स्प्रिंग है उसका के इक्विवेलेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम x1 प्लस x2, तो यही स्प्रिंग फोर्स हो गया और यही F के बराबर है इक्विलिब्रियम में। यहां से आ गया आपका वैल्यू कितना 1/k1 प्लस 1/k2 इक्वल्स 1/k इक्विवेलेंट। यही फॉर्मूला यहाँ आपका लिखा हुआ है। अब देखिए अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ जाएगा k1 k2 और ऊपर आएगा k1 प्लस k2, उल्टा कर देंगे k इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। जरा देखिए k इक्विवेलेंट हम लोग कैसे लिख लेते हैं k1 k2, तो k1 k2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाई k1 प्लस k2। इसको सॉल्व करके उल्टा किए हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं कह सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग k2 बाई k1 प्लस k2 इंटू k1। अब देखिए यही है आपका k इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिए जरा इस फॉर्मूला को, इस एक्सप्रेशन को, k1 बाई k1 प्लस k2, डिनोमिनेटर ज्यादा है यहाँ तो जरूर ये ब्रैकेट 1 से कम होगा, 1 से छोटा नंबर इंटू k2, k2 से कम हो गया। उसी तरह इसको देखिए k2 बाई k1 प्लस k2, ये भी 1 से छोटा, डिनोमिनेटर चूंकि ज्यादा है, और 1 से छोटा नंबर इंटू k1, ये भी k1 से छोटा। इसका क्या मतलब हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो कॉम्बिनेशन के हर स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से भी छोटा होगा। इस बात को हम लोग, इस रिजल्ट को लिख लेते हैं इक्विवेलेंट, या के इक्विवेलेंट सीधा लिख लीजिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट इज smaller than the smallest spring constant in combination। मतलब स्प्रिंग जितना स्प्रिंग है सीरीज में, यहां तो दो ही है, खैर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे, 20 रहे, उसमें जो सबसे छोटा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा किसी स्प्रिंग का, इक्विवेलेंट जो होगा उससे भी छोटा आएगा। यही सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है। याद रखिएगा ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, और स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो हर इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट से छोटा होता है। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ये जब इलोंगेट किया गया है एफ से, तो ये स्प्रिंग इधर की ओर फोर्स लगाएगा कितना, तो k2x, और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है तो ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा कितना, k1x, क्योंकि x इलोंगेशन है। अब इक्विलिब्रियम में अगर लिखे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो F इक्वल्स आ गया k1 प्लस k2 इंटू एक्स। अब इक्विवेलेंट जब लिखना है, एक स्प्रिंग दोनों के जगह पर अप्लाई करना है, तो उसका जरूर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यही होना चाहिए, F इक्वल्स k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। सिंगल स्प्रिंग जो लगाएंगे दोनों के बदले इक्विवेलेंट जो लगाएंगे। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट इक्वल्स k1 प्लस k2। तो यहाँ तो फॉर्मूला सही दिख रहा है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यही आपका कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल। अब देखिए एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग इक्विवेलेंट का ही। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें देखिए ये जो दोनों स्प्रिंग है ऊपर वाला, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है कॉम्बिनेशन का। ये जो दोनों स्प्रिंग है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में अभी हम लोग देखे पैरेलल में क्या आ गया था, k1 प्लस k2। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, ये k ये k ये तो दिख रहा है सीरीज में, तो 2k k और k, अब ये तीनों सीरीज में हो गया। अब सीरीज में अगर आ गया तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/2k प्लस 1/k और प्लस 1/k,
यही पैर सीरीज में यही फॉर्मूला था। अब एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 2k से डिवाइड किए 1 बचा, प्लस k से डिवाइड किए 2 बचा, यहाँ भी k से डिवाइड किए 2 बचा, यह आ गया आपका 5/2k। तो k इक्विवेलेंट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2k/5। अब 2/5 को अगर आप चाहें तो 0.4 लिख सकते हैं, 0.4 के आंसर हो जाएगा आपका। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ एक एग्जांपल और है, विच कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स हैज द लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट। इसमें से 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, बताना है किसमें स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए ये तो सीरीज में है और लेंथ तीनों का सेम है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट तीनों का सेम हो जाएगा, चूंकि k इंटू एल इक्वल्स कॉन्स्टेंट, मटेरियल सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा। तो यहाँ सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k, 3/k, उल्टा कर देंगे तो k/3। इस केस में, एक केस में हम यहाँ लिख लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट हो गया k/3। अब इस केस में देखिए ये दोनों जो स्प्रिंग है ये पैरेलल में है तो ये हो गया 2k, और उसके साथ ये सीरीज में है तो ये 2k और k सीरीज में, तो b का हो जाएगा 2k इंटू k, k1 k2/k1 प्लस k2 था, डिवाइड बाई 3k, ये k कैंसिल हो गया और इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया आपका 2k/3। इस केस में यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में, ये तो इसी डायग्राम को उल्टा कर दिया गया, इससे स्प्रिंग कांस्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू सेम रह जाएगा 2k/3, क्योंकि यहाँ फिर से 2k और उसके साथ k सीरीज में, तो k1 k2/k1 प्लस k2 यही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ तीनों पैरेलल में है तो डी ऑप्शन में पैरेलल में तो k1 प्लस k2 प्लस k3 हो जाता है, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3k। अब पूछ रहा है किसमें स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली दिख रहा है डी ऑप्शन 3k, बाकी सब कम है इसके तुलना में। यही इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अब देखिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का बात करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के जस्ट डायग्राम दिखाया गया है, इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस होता है, हम लोग यूज भी करते हैं, दुकान वगैरह में भी ऐसा स्प्रिंग बैलेंस का रखता है। अगर हेवी ऑब्जेक्ट को पुल करना, देखना कितना मास है, तो इसी तरह के हैंगिंग पार्ट से इसी हैंगर में ऑब्जेक्ट प्लेस कर देगा या लटका देगा, और ये आपका रीडिंग ये बताएगा, यहाँ से निडल दिया हुआ है कितना केजी, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट ये न्यूटन में है, ये ग्राम में है दोनों। खैर ये तो स्प्रिंग बैलेंस का बस डायग्राम दिखाया गया है। और यहाँ देखिए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होता है ये हम लोग यहाँ लिखे हैं। द रीडिंग ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस इज द पुलिंग फोर्स ऑन इट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है, याद रखिएगा हमेशा कि स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में ही रीडिंग देता है। रीडिंग, ये बात ऑलवेज याद रखिएगा, ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इज टेकन इन इक्विलिब्रियम। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हमेशा हम लोग इक्विलिब्रियम में लेते हैं। तो यहाँ अगर किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करेंगे हम लोग, तो जरूर इस ऑब्जेक्ट के mg की वजह से ये पुल करेगा इस हैंगर को, और यहाँ से स्प्रिंग जो इनसाइड लगा हुआ है वो इलोंगेट होगा। अब स्प्रिंग अगर इलोंगेट होगा तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा, और हम लोग को वही करना होता है। इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं, और स्प्रिंग फोर्स को हम लोग तो kx से रिप्रेजेंट किए हैं, यही kx और डिवाइडेड बाई g, यही आपका रीडिंग होता है। और यूनिट क्या हो जाएगा रीडिंग का, kg। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज पुलिंग फोर्स ऑन इट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पुलिंग फोर्स जो होगा, अगर मान लीजिए पुलिंग फोर्स F है, तो जरूर यहाँ जो स्प्रिंग लगा हुआ है, पीछे की ओर दिख नहीं रहा है स्प्रिंग अभी, लेकिन स्प्रिंग लगा हुआ है तभी स्प्रिंग बैलेंस है। तो बैलेंस मतलब तराजू, और स्प्रिंग, स्प्रिंग के यूज से जो तराजू बना है, तो जो स्प्रिंग होगा वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग फोर्स और F बराबर होता है, तो F इक्वल्स kx, यही kx/g हम लोग रीडिंग मेजर करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं एक दो एग्जांपल स्प्रिंग बैलेंस का, कैसे हम लोग रीडिंग निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ तो स्प्रिंग को भी दिखाया गया है इस डायग्राम में, और इस पॉइंट पर इस स्प्रिंग के इस एंड को फिक्स कर दिया गया है, स्प्रिंग को नहीं स्प्रिंग बैलेंस को, और इधर से 50 न्यूटन के फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो जरा सोचिए, ये तो मूव करेगा नहीं, और ये इसको लेके आगे अगर जा रहा है तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये इलोंगेटेड स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, और जरूर इक्विलिब्रियम में ये 50 न्यूटन होगा, और दोनों एंड पर देखेंगे तो यहाँ 50 न्यूटन,
अब यही एक एंड पर जो फोर्स है यही स्प्रिंग फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स हो गया आपका 50 और डिवाइडेड बाई जी, तो जी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 10, तो रीडिंग का वैल्यू आ गया यहाँ आपका 5 kg। अब इस केस में देखिए दोनों एंड को 50 न्यूटन से पुल किया जा रहा है, यहाँ भी स्प्रिंग इलोंगेट होगा, फिर से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ही है, दोनों एंड पर बराबर फोर्स लग रहा है। इक्विलिब्रियम केस में अगर इस स्प्रिंग को देखें तो इलोंगेटेड स्प्रिंग यहाँ भी 50 न्यूटन लगाएगा और यहाँ भी 50 न्यूटन लगाएगा, तो एंड पर जो किसी भी एक एंड पर स्प्रिंग के एक एंड पर जो फोर्स लगता है वही स्प्रिंग फोर्स होता है, तो यहाँ भी स्प्रिंग फोर्स इक्विलिब्रियम में कितना आ गया 50 न्यूटन, तो रीडिंग इसका भी हो जाएगा 50 बाई जी, ये भी आ गया कितना आपका 5 kg। अब देखिए एक एग्जांपल और लिया गया है इसमें, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज, इस अरेंजमेंट के लिए स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना हम लोगों को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरह सॉल्व करना होगा, ये 10 kg है, 10 kg की वजह से यहाँ फोर्स लग जाएगा आपका 100 न्यूटन, ये 5 kg है, इसकी वजह से फोर्स लग जाएगा आपका 50 न्यूटन। अब देखिए ये 50 न्यूटन जो है ये 100 न्यूटन, ये भारी है, ज़्यादा है फोर्स, तो ये नीचे की तरफ पुल करेगा, ये अगर इधर पुल करेगा तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब इसके मोशन के सिचुएशन के अनुसार ये पुल करने वाला खींचने वाला फोर्स है और ये अपोज कर रहा है रोकने वाला फोर्स है, तो पुल करने वाला नेट फोर्स कितना बचा, तो 100 माइनस 50 फोर्स हो गया आपका 50 न्यूटन, और इस 50 न्यूटन फोर्स की वजह से देखिए कितना मास चलेगा टोटल, तो 10 प्लस 5 15 kg, यही आ गया आपका एक्सेलरेशन। ए इक्वल्स आ गया 5 से अगर कैंसिल कर दें 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन आ गया ए नीचे की ओर और यहाँ से टी हो जाएगा, T1 लिख लीजिए इधर। अब इसका टेंशन निकालिए, सबसे पहले मोशन इक्वेशन का लिखिए 100 माइनस T1 इक्वल्स मास 10 और इंटू एक्सेलरेशन ए का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 10/3। अगर यहाँ से हम लोग T1 सॉल्व करें तो T1 इक्वल्स 100 माइनस 100/3, 3 से मल्टीप्लाई होगा 300 माइनस 100, ये हो गया 200/3 न्यूटन। हम क्या बोले थे इक्विलिब्रियम में रीडिंग देता है, यहाँ से भी टेंशन निकालिए, निकालना ही पड़ेगा, तो ये 50 न्यूटन, इसके टेंशन को हम लोग T2 मान लेते हैं, और अगर ये नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा सेम एक्सेलरेशन ए से। इसका मोशन का इक्वेशन लिखिए, तो T2 माइनस 50 इक्वल्स मास 5 और इंटू एक्सेलरेशन 10/3। अब यहाँ से T2 अगर हम लोग निकालें तो 50 इधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस 50/3, ये मल्टीप्लाई हो गया 150 और प्लस 50 200/3। ध्यान से देखिए दोनों टेंशन आपका सेम आ गया 200/3 न्यूटन 200/3 न्यूटन, मतलब इस स्प्रिंग पर जो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है वो इक्वल है, बस डायरेक्शन में अपोजिट है, यहाँ से इधर T1 और यहाँ से इधर T2। तो अब ये भी इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग आ गया, भले ही स्प्रिंग चलेगा, इसका एक्सेलरेशन दिख रहा है इस डायग्राम में, ये नीचे की ओर है ये ऊपर की ओर है, स्प्रिंग राइट साइड है, लेकिन अगर फोर्स के टर्म में देखें तो नेट फोर्स स्प्रिंग पर अभी भी 0 है। तो खैर स्प्रिंग फोर्स अगर 0 है तो यहाँ जो बीच में स्प्रिंग होगा डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, स्प्रिंग बैलेंस जरूर स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा। ये इलोंगेटेड स्प्रिंग क्योंकि दोनों एंड पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, और दोनों फोर्स बराबर होगा कितने के 200/3 न्यूटन, दोनों फोर्स बराबर होगा 200/3 न्यूटन के। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ यही आ गया 200/3 न्यूटन और डिवाइडेड बाई जी 10, यही आपका रीडिंग हो गया इस केस में, ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू कितना आ गया 20/3 kg। स्प्रिंग बैलेंस है, तराजू है, तो हमेशा रीडिंग kg में ही देगा। अब देखिए कौन सा आंसर होगा, इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में नॉन ऑफ द अबव यही ऑप्शन करेक्ट है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हम लोग वेइंग मशीन, वेट मेजर करने का मशीन है, ये भी स्प्रिंग के यूज से ही बना रहता है बहुत सारा। तो वेइंग मशीन का रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, सो देखिए जैसे यहाँ देखिए इस मशीन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और इस मशीन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर लगेगा यहीं से, लेकिन चूंकि ये भी रेड है, हमारा मार्कर भी रेड कलर का है, इसलिए हम अलग दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल लग गया n। अब यही n हम लोग मेजर कर लेते हैं, n इक्वल्स mg, और यही n रीडिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए मशीन का जो रीडिंग है वेइंग मशीन का,
ये दो अलग अलग यूनिट में हम लोग निकालते हैं। कोई कोई मशीन ऐसा होता है जो न्यूटन में रीडिंग देता है, और कोई कोई मशीन होता है जो केजी में या ग्राम में रीडिंग देता है। तो खैर हम लोग को एन निकालना जरूरी है, तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन यही एन है, नॉर्मल रिएक्शन। वही बात वहाँ भी बताए, इस डायग्राम में भी, इस ब्लॉक में भी देख सकते हैं। अगर यहाँ ब्लॉक हम लोग प्लेस कर दें, हालांकि ये वर्टिकल फिगर दिख रहा है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, ब्लॉक यहाँ रख दिया गया, तो mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, n का वैल्यू निकल जाएगा mg के बराबर। खैर नॉर्मल सॉल्व करना होगा हम लोगों को रीडिंग के लिए। अब रीडिंग देखिए, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन नॉर्मल, यही नॉर्मल ही हो जाएगा, किस यूनिट में, न्यूटन में। लेकिन अगर इसी मशीन का रीडिंग हम लोग केजी में निकालना चाहें, तो उसी नॉर्मल रिएक्शन में किससे डिवाइड करना होगा, जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमारा रीडिंग आ जाएगा किस यूनिट में, केजी में। अब यहाँ देखिए एक टर्म और डिफाइन किया गया है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्यों डिफाइन किया गया और क्या होता है इसका मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, और इस पर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेट मेजर करने का मशीन रखा हुआ है, और इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। अगर ये लिफ्ट ए से एक्सेलरेट हो गया ऊपर की ओर, तो इस केस में जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ब्लॉक का मास m, तो mg फोर्स नीचे, और वेइंग मशीन के फ्लोर के कारण नॉर्मल ऊपर। ग्राउंड से ही अगर इसको ऑब्जर्व करें हम लोग, तो इक्वेशन लिख सकते हैं इसका कितना, n माइनस एम जी इक्वल्स मास m और इंटू एक्सेलरेशन a, क्योंकि अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक भी लिफ्ट के साथ ऊपर ही जाएगा। अब ध्यान से देखिए, n इक्वल्स आ गया आपका m इंटू जी प्लस a। अब जरा सोचिए, क्या इस सिचुएशन में नॉर्मल तो वेट से ज्यादा हो गया, जो इस ब्लॉक का ओरिजिनल वेट था, नॉर्मल रिएक्शन उससे ज्यादा आ गया, मतलब रीडिंग इस केस में बढ़ जाएगा वेइंग मशीन का। तो जरा इस चीज को सोचिए कि क्या इस ब्लॉक को हम लोग लिफ्ट में प्लेस कर दिए तो इस ब्लॉक का मास बढ़ गया, नहीं, मास नहीं इंक्रीज करेगा, मास नहीं डिक्रीज करेगा। हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब मास तो चेंज करेगा नहीं, लेकिन रीडिंग तो यहाँ बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि जरूर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इंक्रीज किया होगा। चेंज डिक्रीज भी कर सकता है, मोशन अगर रिटार्डेड हो जाए तो डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब जो चेंज होगा वो कौन होगा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जी तो अर्थ की वजह से होता है, अर्थ वही है। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को बोलते हैं, जितना से जी चेंज हो गया, यही आपका इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होगा, वही नॉर्मल रिएक्शन n बाई एम। देखिए यही इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी हो गया, तो n बाई एम इक्वल्स क्या आ गया, जी प्लस ए। ये तो एग्जाम्पल लेके बस समझा दिए। आप लोग ध्यान रखिएगा ये तीनों फॉर्मूला, रीडिंग न्यूटन में नॉर्मल रिएक्शन, रीडिंग केजी में नॉर्मल रिएक्शन बाई जी, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मल रिएक्शन बाई मास ऑब्जेक्ट का। यही आपका वेइंग मशीन का कहानी है। अब हम लोग देखते हैं वेइंग मशीन के केस में कुछ एग्जांपल्स। जैसे देखिए यहाँ ढेर सारा केस लिया गया है। पहला केस क्या है, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्वियसली n इक्वल्स क्या हो जाएगा, mg। अब नॉर्मल आ गया तो रीडिंग हम लोग बता सकते हैं, इसी को एपेरेंट वेट भी बोल सकते हैं, तो एपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर हो जाएगा। इस केस में देखिए लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अप, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है। अब अभी ये केस हम लोग सॉल्व किए, अगर यहाँ हम लोग इक्वेशन लिखें तो n माइनस एम जी इक्वल्स एम में, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल्स एम कॉमन जी प्लस ए। एपेरेंट वेट बढ़ गया ट्रू वेट से, वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है, W एपेरेंट और n इक्वल्स m इंटू जी प्लस ए। एपेरेंट वेट ज्यादा हो गया एक्चुअल से। अब यहाँ देखिए लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवार्ड, रिटार्डिंग अपवार्ड का मतलब लिफ्ट जा रहा है ऊपर, वेलोसिटी लिफ्ट का ऊपर है, लेकिन रिटार्डेड मोशन है, स्पीड घटते जा रहा है। इस केस में अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखे, तो फ्री बॉडी डायग्राम तो यहाँ दिख ही रहा है डायग्राम में, n माइनस एम जी इक्वल्स मास m इंटू माइनस ए। अब यहाँ से अगर n निकालेंगे तो m जी इधर आएगा, माइनस m में हो जाएगा, n इक्वल्स m इंटू जी माइनस ए हो गया। अब देखिए एपेरेंट वेट कम हो गया, एपेरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट तो mg है। इस केस में देखिए इसी तरह से ये नीचे की ओर जा रहा है, वेलोसिटी भी है और मोशन एक्सेलरेटेड है, लेफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स। तो नीचे की ओर नेट फोर्स लिखिए इसमें mg माइनस एन इक्वल्स m इंटू ए। अब यहाँ से अगर n निकालें तो देखिए आ जाएगा m इंटू जी माइनस ए। एपेरेंट वेट फिर ट्रू वेट से एक्चुअल वेट से कम हो गया,
यही लिखा हुआ है अपेरेंट m इंटू जी माइनस ए। और यहाँ क्या है, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, वेलोसिटी नीचे की ओर है लेकिन मोशन रिटार्डेड है, वेलोसिटी घटते जा रहा है। इसमें भी इक्वेशन लिखिए, एम जी माइनस एन इक्वल्स मास m इंटू एक्सेलरेशन माइनस है। अब इस माइनस ए को इधर लाइए, n को इधर लाइए, तो n इक्वल्स क्या आ गया, m इंटू जी प्लस ए। अपेरेंट वेट इसमें बढ़ गया एक्चुअल वेट से, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ, वही सॉल्व भी किया हुआ है। यही सिचुएशन होता है आपका वेइंग मशीन के रीडिंग का, एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन के केस में। अब देखिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल आइडियल स्प्रिंग्स, वही आइडियल स्प्रिंग मतलब मासलेस स्प्रिंग्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 are connected by a pulley as shown in the figure. If this arrangement is established in vertical plane, the pulley is ideal and a string passing over pulley is massless at equilibrium of pulley theta is 60 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल दिया हुआ है 60 60, तो ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एंड मासेज m1 एंड m2 आर 2 kg एंड 3 kg। ये m1 है 2 kg, ये मास है 2 kg, और m3 है 3 kg, ये मास है आपका 3 kg। देन इलोंगेशन इन ईच स्प्रिंग व्हेन थीटा इक्वल 60 डिग्री एज। देखिए इस क्वेश्चन में अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लामी थ्योरम भी लगाएंगे और हम लोगों को यहाँ का टेंशन भी निकालना होगा। तो दोनों में से पहले हम लोग इस स्ट्रिंग का टेंशन निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए 3 kg मास है तो 30 न्यूटन नीचे है, और यहाँ 2 kg मास है 20 न्यूटन नीचे। जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल में देखे थे 30 न्यूटन की वजह से चलेगा और 20 न्यूटन अपोज कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना बच गया, 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन फोर्स और डिवाइड बाई कितना मास चलेगा, तो 5 kg, यही आपका एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी एक ब्लॉक का इक्वेशन लिख लेते हैं, चूंकि मासलेस स्ट्रिंग है हर जगह टेंशन सेम रहेगा, तो टेंशन टी मान लीजिए ऊपर, इसी का लिखते हैं m2 का, ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ए का वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, तो 30 माइनस टी इक्वल्स मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 2। अब यहाँ से टी का अगर वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। 30 माइनस 6, टेंशन आ गया आपका 24 न्यूटन। अब इस पॉइंट के लिए लामी थ्योरम यूज कर लेते हैं। देखिए इस पुली पर नीचे की तरफ 24 और 24 दोनों तरफ से, यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, ये हो गया आपका 48। तो इस पॉइंट के लिए अगर नीचे की तरफ हम लोग फोर्स लिखें तो ये आ गया आपका 48 न्यूटन। अब इस स्प्रिंग में सिमेट्रिकल है तो दोनों में इलोंगेशन सेम ही रहेगा। इस स्प्रिंग में फोर्स kx इधर हो जाएगा और इस स्प्रिंग का भी फोर्स kx इधर हो जाएगा, और ये एंगल था कितना, 60 डिग्री, ये 60 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये एंगल अगर निकालें हम लोग तो ये हो जाएगा 150, आइडेंटिकल सिचुएशन है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, ये भी हो जाएगा 150, तो ये 300 और प्लस 60, 360 हो गया। अब आप इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए लामी थ्योरम, तो kx बाई साइन 150, साइन 150 इक्वल्स 48 बाई साइन 60। अब साइन 150 साइन 30 के बराबर होता है, तो साइन 31/2, ये हो गया 2kx, और k का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, तो 2k 2000 हो जाएगा और इंटू x, और इक्वल्स साइन 60 डिग्री होता है √3/2, 2 जाएगा ऊपर, तो 48 इंटू 2 96 और डिवाइडेड बाई √3। अब अगर 96 को हम लोग लिखें तो 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको देखिए, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इक्वल्स 96, 32 हो जाएगा, 96 मत लिखिए इसको, इसको हम लोग इस तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं 32 इंटू 3 बाई √3। अब इस √3 से 3 कैंसिल हो गया √3 टाइम्स, तो ये हो गया 32 और √3 और डिवाइडेड बाई 2000। अब अगर 2 से डिवाइड कर लिए 100,000 और ये हो गया 16, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये तो मीटर में सॉल्व हुआ। अगर सेंटीमीटर में निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये x आ गया सेंटीमीटर में आपका 1.6 √3 सेंटीमीटर।
देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1.6√3 सेंटीमीटर, मतलब ए ऑप्शन, यही आपका आंसर है और यही छोटा सा सॉल्यूशन है। पहले हम लोगों को टेंशन निकालना पड़ा और तब लामी थ्योरम अप्लाई करके हम लोग इलोंगेशन निकाल लिए। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे के लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे।